नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल का चैप्टर है, पोल्यूशन कंट्रोल का जो सिलेबस है उसके ऊपर लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं जीके के पेपर में। उस कड़े में पिछला वीडियो जो देखा था पोल्यूशन कंट्रोल का पार्ट 1 था, उसमें कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं वो देखे थे। इस वीडियो में उसमें से अपन ने वायु प्रदूषण के जो स्रोत है, किससे वायु प्रदूषण निर्माण होता है, उसके ऊपर पिछला वीडियो कंप्लीट किया था। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वो 6 टाइप के पोल्यूशन है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पोल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो आपको बताना आसान होगा कि 6 टाइप के पोल्यूशन होते हैं। 6 टाइप के पोल्यूशन कौन से होते हैं? तो पहला जो है वायु प्रदूषण है, दूसरा जो है वो जल प्रदूषण है, तीसरा जो प्रदूषण है वह ध्वनि प्रदूषण है, चौथा होता है मृदा भूमि प्रदूषण, पांचवा होता है तापीय प्रदूषण थर्मल प्रदूषण, और छठा होता है विकिरण प्रदूषण, जिसे रेडिएशन प्रदूषण अपन बोल सकते हैं। तो ये सारे प्रदूषण पिछले वीडियो में कवर किए थे। उसमें से जो पहला प्रदूषण था वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जिसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन के बारे में अपन ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो अपना चैनल का लिस्ट है, वीडियो लिस्ट, उसमें भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वायु प्रदूषण के जो टाइप्स थे वो थे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। उसके जो टाइप्स थे निलंबित कणकीय द्रव्य, निकले हुए ठोस कण, और दूसरा था गैस रूपी प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों को पिछले वीडियो में कवर किया गया था। इसके बाद जो देखना है अपने को जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन के बारे में चर्चा करना है। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और वाटर पोल्यूशन का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जल में ठोस अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषण हो जाता है। और जल में अनिश्चित या अवांछनीय पदार्थ का मिला होना या पाया जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण एक सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। जल प्रदूषण मानव की अनेक गतिविधियों के कारण होता है, जैसे औद्योगिक, कृषि और घरेलू कारणों से होता है। कृषि का कूड़ा कचरा जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिले होते हैं, औद्योगिक बहिस्रावों के साथ साथ विषालु पदार्थों का मिलना, मानव और जानवरों के निष्कासित मल जल सभी जल प्रदूषण का कारण है। मानव बॉडी से और जो जानवर की बॉडी से जो भी जल या मल निकलता है, अगर पानी में मिल जाता है तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों में मृदा अपरदन, चट्टानों से खनिजों का रिसाव और जैव पदार्थों का सड़ना नीत है। और प्राकृतिक रूप से जो अगर जल प्रदूषण होता है तो होता है जैसे मिट्टी पानी में मिल जाती है, या पर्वत चट्टान जो है उसका घिसन हो जाता है, तो इस कारण से भी जो है जल प्रदूषण होता है। नदियाँ, झरने, सागर, समुद्र, ज्वालामुख, भूमिगत जलस्रोत भी बिंदु और गैर बिंदु स्रोतों का कारण प्रदूषण होते हैं। जब प्रदूषक किसी निश्चित स्थान से नलियाँ और पाइपों के द्वारा पानी में गिरता है तो वह बिंदु स्रोत प्रदूषण कहलाता है, मतलब उसे पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहा जाता है। निश्चित स्थान फैक्ट्री, पावर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो सकते हैं। इसके विपरीत गैर बिंदु स्रोत नॉन पॉइंट सोर्स में प्रदूषक बड़े और विस्तृत क्षेत्र में आते हैं, जैसे खेतों, चारागाह, निर्माण स्थलों, खाली पड़ी खदानों और गड्ढों, सड़कों और गलियों से बहकर आने वाला कूड़ा और कचरा इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कूड़ा कचरा जो बह के आता है पानी में मिल जाता है, उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, इसके बाद जो है जल प्रदूषण के जो स्रोत है, कौन से कारणों से जल प्रदूषण होता है वो तो अपन ने देखा। अब इसके स्रोत है
वो देखना है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो प्रदूषण जल से उत्पन्न होने वाले रोगों और अनेक को अन्य स्वास्थ्य समस्या का मुख्य स्रोत जल प्रदूषण ही है। खेतों से बहकर आए पानी से आने वाले तलछट और अनुपरिचित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का निष्कासन और औद्योगिक कचरा, ठोस कचरा या धूल का निष्कासन जल स्रोतों के अंदर या उनके आसपास करना गंभीर रूप से जल प्रदूषण का कारण है। पानी की पारदर्शिता इस गंदगी के कारण कम हो जाती है, जिससे पानी के अंदर प्रकाश की किरणों का पहुंचना बहुत कम हो जाता है और फलस्वरूप जलीय पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में भी कमी आ जाती है। कीटनाशकों और अकार्बनिक रसायनों का कारण प्रदूषण, जैसे कीटनाशकों और अकार्बनिक रसायनों का मिलना, उससे भी जल प्रदूषण हो सकता है। तो उसमें कीटनाशक और अकार्बनिक रसायन का कारण प्रदूषण जो होता है वो होता है खेती में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक जैसे DDT व अन्य पदार्थों के उपयोग आदि से जल निकास प्रदूषित होता है। जलीय जीव पानी से उन कीटनाशकों को लेकर उन कीटनाशकों से प्रभावित होकर खाद्य श्रृंखला से जुड़ी जाती है और उच्च शोषण स्तर में एकत्रित होकर यह प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। सीसा, जिंक, आर्सेनिक, तांबा, पारा और कैडमियम ये सभी धातुएं फैक्ट्री से निकले औद्योगिक जल में मिली रहती है, जिनका मनुष्य और अन्य पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है। आर्सेनिक से प्रदूषित जल वाले कुओं का पानी प्रयोग करने पर शरीर के अंगों जैसे रक्त, नाखून और बालों में आर्सेनिक पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे अनेक चर्म रोग जैसे शुष्क त्वचा, ढीली त्वचा, त्वचा विकृति, यहाँ तक कि चर्म कैंसर रोग हो सकता है। जल संकाय का प्रदूषण पारे से होने पर मनुष्यों से मिनामाटा रोग और मछलियों में ड्राफ्सी रोग हो जाता है। जस्ते के कारण डिस्पेप्सिया हो जाता है और कैडमियम का जहर इताई रोग का कारण होता है। समुद्र में तेल का प्रदूषण, तेल पानी के जहाज़ों, तेल के टैंकरों, उनके उपकरणों और पाइपलाइनों का कारण होता है। तेल के टैंकरों से दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र में तेल फैल जाता है, जिससे समुद्री पक्षियों की मृत्यु हो जाती है और समुद्री जीवों और तटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो प्रदूषण है भूजल, भूमिगत जल प्रदूषण। भूजल मतलब भूमिगत जल प्रदूषण जो है वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक लोग पीने, घरेलू काम, औद्योगिक और कृषि में प्रयोग आने वाले जल के लिए भूजल पर ही निर्भर होते हैं। प्रायः भूजल शुद्ध जल स्रोत होता है, फिर भी अनेक मानव गतिविधियाँ जैसे सीवेज का अनुचित निपटारा, खेत की उर्वरक और कृषि रसायन का ढेर लगा देना और औद्योगिक कूड़े के कारण भूमिगत जल प्रदूषण होता है। फिर इसके बाद जो है यूट्रोफिकेशन, जिसे सुपोषण कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन में जो है घरेलू कूड़ा, करकट का विसर्जन, अपशिष्टों का विसर्जन, खेती के बचे अंश, भूस्राव और औद्योगिक कचरा जब जल निकाय में मिलता है तो जल निकाय में बड़ी तीव्रता से पोषकों की वृद्धि होती है। जल निकाय में अधिक पोषक समृद्धि होने से डकवीड, वाटर हाइसिंस, जलकुंभी और फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक और दूसरी जलीय वनस्पतियाँ, जलीय जीवों की वृद्धि होती है, जिसके कारण घर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। जितनी वनस्पति बढ़ती है उतनी मरती भी है, यहाँ तक कि मरे हुए सड़े गड़े पौधों और जैविक पदार्थों से पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में आबादी का नाश होता है और मछली तथा अन्य जलीय जीवों की आबादी में वृद्धि होती है। पौधों के मरने और सड़ने गलने से एक अप्रिय गंध पैदा होती है और वह जल मनुष्य के प्रयोग योग्य नहीं रहता। पादप प्लवकों और शैवालों के बहुत अधिक और अचानक वृद्धि से पानी का रंग हरा हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम के नाम से जाना जाता है। एल्गर ब्लूम भी कहते हैं। यह पौधा पानी में विषाक्त तत्व छोड़ता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मछलियाँ मरती है। जल संकाय की इसी पोषक समृद्धि को सुपोषण कहते हैं। देश में झीलों और जल संकाय के यूट्रोफिकेशन की बढ़ती संख्या के लिए मानव गतिविधियाँ उत्तरदायी है। तो एक तरफ से मान लीजिए कि जितने भी प्रदूषण यहाँ पे होते हैं उन सभी प्रदूषण के लिए जो है मानव की जो गतिविधियाँ है वही जिम्मेदार है।
इसके बाद जो है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की विधियाँ और जल का पुनर्चक्र। जल प्रदूषण का जो नियंत्रण करना है, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभी अपन ने देखा कि जल किस कारण से प्रदूषित होता है, तो उस प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करें उसके बारे में देखते हैं। जल प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। घरेलू और उद्योगों से बाहर जाने वाला बेकार और गंदा पानी या कूड़े के ढेरों के गंदे पानी को सीवेज कहा जाता है। इसमें वर्षा का पानी या सतह से बहकर आने वाला जल भी हो सकता है। इस जल को उपचारित मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए दो अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक उपचार और द्वितीय उपचार। जो जो अवस्थाएं होती है उसमें पहला है प्रारंभिक उपचार और दूसरा है द्वितीय उपचार, जिसे सेकेंडरी उपचार बोला जाता है। इसके अंतर्गत नीत होता है, नंबर 1 है तलछट, नंबर 2 है जमाव गुच्छा सा बनाना, नंबर 3 है निथारना छानना, नंबर 4 है विसंक्रमण, नंबर 5 है हल्का बनाना, नंबर 6 है गैसों का मिश्रण। प्रथम 4 बातें प्रारंभिक उपचार में आती है। 4 मतलब तलछट, जमाव गुच्छा सा बनाना, निथारना मतलब छानना और विसंक्रमण, ये जो है प्रथम 4 वो प्रारंभिक उपचार में आते हैं। और प्रारंभिक उपचार में निहित 3 बातें तैरने वाले कणीय पदार्थों के दूर करते हैं। द्वितीय उपचार उन जैव पदार्थों को हटाता है जो प्राथमिक उपचार के बाद अपनी सूक्ष्मजीवी विघटन से बच जाते हैं। तो उसमें जो हल्का बनाना और गैसों का मिश्रण है ये द्वितीय उपचार में आते हैं। द्वितीय उपचार के बाद निकालने वाला जल साफ हो सकता है, पर उसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिला होता है, जो जिस भी जल संकाय में नदी, तालाब या झील में मिलेगा सुपोषण की समस्या को पैदा करेगा। तृतीय उपचार का अर्थ पोषक तत्वों को समाप्त करता है और रोगजनक बैक्टीरिया के संक्रमण को हटाता है। एरिएशन, गैसों के मिश्रण से हाइड्रोजन सल्फाइड दूर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तब वह जल जलीय जीवों और वनस्पतियों के उपयोग योग्य होता है। सीवेज या गंदे पानी के इस प्रकार उपचारित करने के लिए विशेष रूप से ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं। प्राथमिक उपचार के बाद जो शेष बचता है उसे गाद या स्लज कहते हैं। तो जल पुनर्चक्र है वाटर रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग है बढ़ती जनसंख्या के साथ दिन प्रतिदिन जल की आवश्यकता भी तीव्रता से बढ़ रही है, परंतु जल की उपलब्धता सीमित है। लेकिन जल स्रोतों जैसे नदी, झरनों और भूमिगत जल से निरंतर तीव्र गति से पानी निकालने से इनमें पानी की कमी भी हो रही है और पानी की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। यह तभी होगा जब व्यर्थ किए जल को पुनः चक्रित करके उपचारित या अनुपचारित करके पश्चात की कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए। पुनः चक्रीय का अर्थ है दूषित जल को उपचार संयंत्र या जल संकाय में डालने से पहले पुनः प्रयोग में लाया जाए। तो जल पुनः चक्र जो है वाटर रिसाइकलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार दूषित जल को बार बार पुनः चक्रित करके उपचारित या अनुपचारित रूप से एक ही प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसा करना है? निम्नलिखित सावधानियों को अपनाकर जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उसमें से जो पहली सावधानी है वो है अपने तरीकों में बदलाव लाकर पानी की ज़रूरत को कम किया जाना चाहिए। जितना अपनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज करना चाहिए, उसके ऊपर जो पानी की यूज है उसको टालना चाहिए। दूसरे नंबर का जो उपचार है वो है उपचारित या अनुपचारित किए बिना पानी का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा जो है जहाँ तक संभव हो उपचारित जल का पुनः चक्रण अधिकतम किया जाए। और चौथे नंबर का जो है पानी को बेकार और व्यर्थ कम से कम करना चाहिए। पानी को बेकार नहीं करना चाहिए और कम से कम जो है पानी को यूज करना चाहिए। इसके बाद का जो है ध्वनि प्रदूषण, तो वाटर पोल्यूशन और इसका नियंत्रण अभी देख लिया है। इसके बाद देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का कारण। ध्वनि प्रदूषण किस कारण से होता है और ध्वनि प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण है नॉइज पोल्यूशन है। ध्वनि एक सबसे अधिक व्यापक प्रदूषण है। संगीतमय घड़ी दिन में मधुर लग रह सकती है परंतु रात को सोते समय तकलीफ दे सकती है। शोर को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: व्यर्थ की ध्वनि या कोई भी ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले के लिए रुचिकर न हो। उद्योगों का शोर जैसे पत्थरों का काटना और कूटना, स्टील को तपाकर पीटना
जैसे लोहार का काम, लाउड स्पीकर अपना सामान बेचने के लिए विक्रेता का चिल्लाना, भारी परिवहन वाहनों के चलने से रेलगाड़ियां और हवाई जहाज आदि कष्टदायक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे रक्तचाप का बढ़ना, क्रोध आना, कार्यकुशलता में कमी आना, श्रवण शक्ति का क्षीण होना आदि परेशानियां पैदा हो सकती है। प्रारंभ में ये तत्काल अल्पकाल के लिए हो सकता है, परंतु यदि ध्वनि का स्तर तीव्र हो रहा हो तो स्थायी रूप से भी हो सकता है। अतः अत्यधिक कोलाहल पर नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि की उच्चता का स्तर डेसिबल जो डीबी में नापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ध्वनि का जो स्तर दिन में 45 dB मतलब 45 डेसिबल रखा है और रात में ये 35 dB निश्चित किया है। 85 dB 85 डेसिबल से जो उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक है। ठीक है, तो नॉर्मल जो WHO ने ध्वनि का स्तर रखा है वो है 45 डिग्री का, और वो रात में 35 डिग्री का, मतलब 10 डेसिबल से माइनस हो जाता है। दिन में 45 डेसिबल है, रात में 35 डेसिबल है, और 85 डेसिबल के ऊपर का जो ध्वनि का स्तर है वो हानिकारक माना जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत अभी देखना है। ध्वनि प्रदूषण किस किस कारण से होता है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ने वाली समस्या है। सभी मानव गतिविधियां भिन्न भिन्न स्तरों पर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती है। ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं जो घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह है। तो भीतरी स्रोत, इंडोर स्रोत जो है ध्वनि प्रदूषण के, इंडोर नॉइज पोल्यूशन के, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, जनरेटर, बिजली के पंखे, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, विभिन्न घरेलू उपकरण और पारिवारिक विवाद से उत्पन्न शोर निहित है। शहरों में ध्वनि प्रदूषण अधिक है क्योंकि शहरों में आबादी घनी है, उद्योग अधिक है और यातायात जैसे गतिविधियां अधिक है। अन्य प्रदूषकों की भांति शोर भी औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक सभ्यता का एक उप उत्पाद है, जिसे बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके बाद जो है बाहरी स्रोत है, बाहरी स्रोत है आउटडोर नॉइज पोल्यूशन के, वो है लाउड स्पीकरों का विवेकहीन प्रयोग, औद्योगिक गतिविधियाँ, मोटर गाड़ियाँ, रेल यातायात, हवाई जहाज और बाजार, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियाँ, खेलकूद और राजनीतिक रैलियाँ। ध्वनि प्रदूषण के बाह्य स्रोत है ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में काम आने वाली मशीनें, पंप सेट ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। त्योहारों, शादी और अन्य अनेक अवसरों पर आतिशबाजी का प्रयोग भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इसके बाद जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण के अन्य स्वरूपों के साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बड़े खतरे का कारण है। अधिक शोर से हमारे मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ता है तथा इनने सुनने की शक्ति लगातार घटती जाती है, जिससे धीरे धीरे बहरापन आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द एवं अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर और दमा जैसे शारीरिक रोगों तथा थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोकथाम करें। निम्न बातों को अपनाने से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित या फिर कम किया जा सकता है। तो पहली जो बात है, गाड़ियों के उचित रखरखाव और अच्छी बनावट से सड़क यातायात के शोर को कम किया जा सकता है। दूसरी जो बात है, ध्वनि कम करने के उपाय में ध्वनि टीलों का निर्माण, ध्वनि की क्षीण करने वाली दीवारों का निर्माण और सड़कों का उचित रखरखाव, सीधी सपाट सतह होना आवश्यक है। तीसरी बात है, रेल इंजनों की रिट्रोफिटिंग, रेल की पटरियों की नियमित वेल्डिंग और बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां का प्रयोग या कम शोर करने वाले पहियों का प्रयोग बढ़ाने से रेलगाड़ियां द्वारा उत्पन्न शोर में भी भारी कमी आएगी। चौथे नंबर का जो है, हवाई यातायात के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वायुयानों के उड़ने और उतरने के समय उचित ध्वनि रोधक लगाने और ध्वनि नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। पाँचवें नंबर का है, औद्योगिक ध्वनियों को रोकने के लिए भी ऐसे स्थानों पर जहां जनरेटर हो या ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत शोर वाली मशीनें हो, ध्वनि सहस उपकरण लगाने चाहिए। इसके बाद है छठे नंबर का, बिजली और औजार बहुत तेज संगीत और लैंड मूवर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर का प्रयोग आदि रात्रि में नहीं करना चाहिए। हॉर्न का प्रयोग अलार्म और ठंडा करने वाले हॉर्न का प्रयोग अलार्म ठंडे करने वाले
ये जो सेंटेंस कटा है उसमें हान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद का जो है मशीनों का प्रयोग सीमित होना चाहिए। ऐसी आतिशबाजी जो शोर करती है और प्रदूषण फैलाती है उनका प्रयोग सीमित करना चाहिए, जिससे शोर और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और 8वें नंबर का है घने पेड़ों की हरियाली भी ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। तो घने पेड़ों जैसे अभी जंगल छाटना चाले वो कम करना चाहिए, और पेड़ों ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इस वीडियो में 2 पोल्यूशन अपन ने कंट्रोल किए, एक है जल प्रदूषण, एक है ध्वनि प्रदूषण। टोटल मिला के 3 पोल्यूशन अपने अभी 2 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद के वीडियो में बचे कुछ जो 3 पोल्यूशन है वो देख लेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो पोल्यूशन का चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 3 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जीके के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये जो पीडीएफ के ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप अच्छे से एक बार या तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, या फिर मैंने जो बोला है उसको सुन के भी आप इसके क्वेश्चन आंसर छुड़ा सकते हैं। अगले वीडियो में बच्चे कुछ 3 पोल्यूशन लेंगे। अभी अपन ने जो चालू किया है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन का रीडिंग मटेरियल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो इसके ऊपर बन गया है, उसका भी अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। इसके पहले ये सिलेबस आपका जो है पोल्यूशन कंट्रोल का इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हर टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।